सीधा शुरू करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं भैरोपुर गांव की एक बेहद खौफनाक लोक कथा के बारे में, जो वहां की एक वीरान और रहस्यमयी हवेली से जुड़ी है। तो चलिए सीधा इस स्रोत सामग्री के पन्नों में चलते हैं और समझते हैं इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक और डरावने पहलुओं को। अब कहानी की गहराई में जाने से पहले जरा इस एक मनोवैज्ञानिक सवाल पर गौर कीजिए। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ किसी के कदमों की आहट, जी हाँ, सिर्फ आहट, किसी इंसान का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दे? आखिर डर असल में है क्या? क्या वो जो हमें अपनी आंखों से दिखता है, या फिर वो जो सिर्फ हमें महसूस होता है? अध्याय 1, भैरवपुर की खौफनाक हवेली। इस पूरी घटना को सही मायनों में समझने के लिए हमें सबसे पहले इस शब्द आहट का असली मतलब समझना होगा। देखिए, यहाँ आहट का मतलब सिर्फ जूतों की या चलने की कोई आम आवाज नहीं है, बल्कि स्रोत के मुताबिक ये एक तरह का बिल्कुल शुद्ध, रोंगटे खड़े कर देने वाला मनोवैज्ञानिक खौफ है। एक ऐसा खौफ जो अगर एक बार अपने शिकार से जुड़ जाए तो फिर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अध्याय 2, गांव वालों के डरावने अनुभव। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये खौफ ना किसी खतरनाक वायरस की तरह बहुत तेजी से फैला। शुरुआत होती है रीना के हवेली में जाने से, लेकिन देखते ही देखते बस कुछ ही दिनों में ये गांव के उन लोगों तक पहुंच गया जिनका आपस में कोई सीधा लेना देना ही नहीं था। मतलब एक नाई, एक मास्टर जी, एक गृहिणी, एक के बाद एक हर रात कोई ना कोई नया इंसान इस अनजान खौफ का शिकार बन रहा था। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक असर की बात करें तो रघु नाई का मामला सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। स्रोत के अनुसार एक सफेद साई ने रघु का पीछा किया था, और पता है उस साई की आंखें कैसी थी? बिल्कुल चमकती हुई हरी। और उसने रघु से फुसफुसाते हुए कहा, रघु, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। जरा सोचिए उस स्थिति के बारे में। इसी हताशा और डर ने रघु को पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था। इस स्रोत सामग्री की एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये अदृश्य इकाई हर इंसान के डर के हिसाब से अपना रूप बदल रही थी। जैसे सविता को ये एक भयानक औरत के रूप में दिखी, वहीं पुजारी मोहन के सामने इसने लोहे की जंजीरों को अपने आप हिला दिया, और अमर नाम के ड्राइवर को, उसे तो अपनी खाली बस के शीशे में एक धुंधला सा सफेद साया नजर आया। मतलब डर एक था, लेकिन उसने हर किसी के लिए अलग रूप ले लिया था। अब देखिए, कहानी में जो सबसे ज्यादा तर्क की बात करते थे उनका क्या हुआ? एक संशयवादी शिक्षक अनिरुद्ध और एक बेहद लॉजिकल पुलिस वाले एसीपी अरविंद, जो भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन जब उन्होंने खुद उन भारी जूतों की आवाज सुनी और उस अदृश्य छुअन को महसूस किया, तो उनके तर्कों का पूरा ढांचा ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और इस पूरे रहस्य की असल जांच तब शुरू होती है जब एसीपी अरविंद उस खंडहर हवेली में पहुंचते हैं। एकदम घुप अंधेरा है, और अचानक अरविंद को अपने कंधे पर किसी अनजान हाथ का स्पर्श महसूस होता है, और उनके कानों में एक बेहद ठंडी आवाज गूंजती है, तू सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। सच कहूं तो यहीं से ये कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। अध्याय 3, हवेली के तहखाने का सच। आधी रात का समय और टीम तैयार होती है तहखाने में जाने के लिए। ये कोई आसान काम नहीं था। उस जंग लगे दरवाजे को धकेलना, वहां से आने वाली वो भयंकर बदबू, और फिर उस सीलन भरी जमा देने वाली ठंड में सीढ़ियों से नीचे उतरना। हर एक कदम के साथ ऐसा लगता है जैसे सस्पेंस और डर दोनों अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहे हों। और जब वो लोग उस अंधेरे तहखाने में पहुंचते हैं तो उनकी टॉर्च की रोशनी सीधे दीवार पर पड़ती है। वहां जो खून से लिखा था वो किसी के भी होश उड़ा दे। वहां लिखा था, आहट से बचना नामुमकिन है। ये साफ था कि गांव वाले जिस खतरे का सामना कर रहे थे वो कोई वहम नहीं था, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत थी। अध्याय 4, ललिता का भयानक श्राप। अब यहाँ आकर स्रोत हमें 100 साल पुराने एक बेहद खौफनाक अपराध के बारे में बताता है। वो दर्दनाक कदम जो पूरे भैरवपुर में गूंज रहे थे ना, वो दरअसल ललिता नाम की एक औरत के थे, इस हवेली की मालकिन, जिसे उसके ही पति ने सिर्फ और सिर्फ दौलत के लालच में वही जिंदा दफना दिया था। ये खुलासा सच में एक अनजान खौफ को एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई में बदल देता है। और फिर होती है ललिता की वो खौफनाक घोषणा, ये मेरा श्राप है, जो इसे सुनेगा उसका अंत होगा।
इस एक वाक्य ने इस पूरी कहानी को सिर्फ एक भूतिया किस्से से निकालकर एक ऐसे श्राप में बदल दिया जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन था। तो इस खौफ का अंत कैसे होता है? काफी जद्दोजहद के बाद एसीपी अरविंद निष्कर्ष निकालते हैं कि हवेली को जलाना ही एकमात्र रास्ता है। उनका मानना था कि इससे ललिता के भौतिक अवशेष नष्ट हो जाएंगे और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हवेली को आग के हवाले कर दिया जाता है, राख उड़ती है और ऐसा लगने लगता है कि उस डरे सहमे गांव में शायद अब हमेशा के लिए शांति लौट आई है। अध्याय 5 कभी न खत्म होने वाले कदम। लेकिन ठहरिए, ठीक उसी वक्त जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, स्रोत हमें एक आखिरी और सबसे डरावना मोड़ देता है। रीना अपने कमरे में बिल्कुल शांति से बैठी है। अचानक उसे फिर से वही जानी पहचानी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और फिर एकदम धीरे धीरे उसी आहट के लौटने की आवाज आने लगती है। हवेली जल चुकी थी, रहस्य खुल चुका था, लेकिन वो खौफनाक कदम, वो अब भी वहीं थे। तो हमारा आज का ये विश्लेषण हमें इस एक बड़े और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी रहस्य के सुलझ जाने से डर सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, या फिर इस कहानी का असली खौफ यही है कि एक बार जब कोई इंसान डर की चरम सीमा को महसूस कर लेता है तो वो आहट उसके दिमाग में जिंदगी भर के लिए एक परछाई बनकर बस जाती है। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।